बजट का तो ये इकोनॉमिक्स का बजट का दूसरा लेक्चर हम लोगों को शुरू करना है। कल हम लोगों ने जो थोड़ा सा पढ़ा था उसको मैं थोड़ा रिकैप कर दे रहा हूं। कल जब हम लोगों ने पढ़ाई किया था तो हम लोगों ने बेसिक स्तर पे ये देखा था कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग होता है वो एक ग्रीक वर्ड है और इकोनोमिया उसी से लिया गया है और इसको हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहा गया। और इस हाउस होल्ड मैनेजमेंट के रूप में इकोनॉमिक्स को एक साइंस मानने वाले जो अरस्तु थे उन्होंने ही इसको व्याख्यायित किया। फिर ये हुआ कि मेडिवल हिस्ट्री में इसका बहुत अधिक महत्व नहीं हुआ। जैसे रेनेसां आया, स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ, जीवन में अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण हुई, जीवन के केंद्र में आई, जीवन में परिवर्तन के साथ परिभाषा में भी परिवर्तन हुआ और एडम स्मिथ ने इसको कहा कि ये साइंस ऑफ वेल्थ है। फिर साइंस ऑफ वेल्थ को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम मार्शल ने किया और मार्शल ने जो कहा कि ठीक है, जो साइंस है, वेल्थ का साइंस है वो ठीक है, लेकिन अन्य क्रियाएं भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। धीरे धीरे जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन युग आया उसमें परिभाषा और बदली और उसमें एक तरह से मानवीय बिहेवियर का अध्ययन है या इस रूप में अध्ययन है कि हम अपने सीमित संसाधन के साथ अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करें, इसी विज्ञान को साइंस कहा गया। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये बजट क्या है और बजट का अर्थ क्या है। तब हम लोगों ने ये देखा था कि बजट जो है वो एक फ्रेंच भाषा का वर्ड है, शब्द है, जिसका चमड़े का थैला है या बुचेट है। लेकिन जब विश्व का पहला आधुनिक बजट जो है इंग्लैंड में पेश किया गया और रॉबर्ट वॉलपोल ने 1733 में पेश किया तो उसने चमड़े के थैले से अपने कागजात निकाल करके पेश किए थे। इसी अर्थ में मीडिया या पत्रकारिता में इसको बजट की संज्ञा दी गई। फिर हम लोगों ने ये देखने का प्रयास किया था कि जो बजट है, बजट में एक हम लोग शब्द देखे थे कि इकोनॉमिकल सर्वे क्या है। तो फिर हम लोग देखे थे कि इकोनॉमिकल सर्वे क्या है, प्री बजटिंग की जो प्रणाली है उसको इकोनॉमिकल सर्वे हम लोग कह रहे थे। फिर हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे डील किया था, उसका बोला था कि ये बजट डेफिसिट का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी घाटा की अवधारणा क्या है। फिर हम लोगों ने देखा था कि घाटा की अवधारणा क्या है कि आय की तुलना में व्यय को अधिक दिखाना। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो घाटा की अवधारणा है जानबूझकर है, इंटेंशनली है, और इंटेंशनली जब कोई चीज किया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसका कुछ एम भी होता है। तो इस घाटा की अवधारणा का जो उद्देश्य है, बेसिक एम है, वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, जो कीन्स की थ्योरी थी। यानी कि घाटा की अवधारणा विकासशील देशों में महत्वपूर्ण रूप से होती है। अभी जो घाटा की अवधारणा है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन सा घाटा भारतीय बजट के अंतर्गत उसका एस्टिमेशन होता है या कैलकुलेशन होता है, और वो घाटा किस तरह से काउंट होता है, यानी कि उसके फॉर्मूले किस तरह से या फॉर्मूला कैसे डेवलप होगा। तो इसमें प्रश्न जो होता है, प्रश्न दो स्तर पर आता है। प्रश्नों की प्रकृति होती है वो दो स्तर पर आती है। तो प्रश्नों की प्रकृति पहले स्तर पर कैसे आती है, पहले आती है कि उन घाटों का कॉन्सेप्चुअल यानी कि डेफिनेशन पूछ लेता है कि राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, क्रियात्मक घाटा क्या है। तो उन घाटों की परिभाषा से क्वेश्चन आएगा। दूसरा उसका क्या आएगा कि वर्तमान में उन घाटा का लेबल क्या है, यानी उसको फिर वो करंट से जोड़ेंगे। पीसीएस वगैरह में, आईएस वगैरह में आपको बस करंट ईयर का देख करके चलने से काम नहीं चलेगा। आपको जो बजट डेफिसिट है, चाहे वो फिजिकल का हो, चाहे प्राइमरी का हो या तो मॉनेटरी का हो, उसका आपको क्या करना चाहिए कि 8-10 साल की पूरी प्रवृत्ति देखना पड़ेगा कि पिछले 8-10 सालों में क्या प्रवृत्ति रही है, पिछले 8-10 सालों में किस तरह से बजट घाटा को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया या किस तरह से कौन सा, यानी उसका आपका डाटा एनालिसिस आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो वहां थोड़ा क्वेश्चंस आपको और बेहतर करके पूछेंगे। तो बजट और घाटा की अवधारणा को हम लोग देख लिए थे। अब आज का लेक्चर हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज का लेक्चर में वही आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो विभिन्न प्रकार की घाटा हैं ना, यहाँ से आज की एक तरह से पढ़ाई शुरू होती है कि ये जो विभिन्न प्रकार के घाटे हैं उन घाटों को कैसे निकाला जाता है
उनको कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है और उनका क्या मतलब है, और कैसे कैसे अगर उसमें कुछ चेंजेस हुए हों, परिवर्तन हुए हों, तो उन परिवर्तन को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यानी यहाँ पर आज का जो लेक्चर है वो मुख्य रूप से फोकस होगा किस पर, कि बजट में कौन कौन से घाटा भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखे जाते हैं और किस तरह से उसको निकाला जाता है। तो कॉपी कलम निकाल के एकदम तैयार हो जाइए। इकोनॉमिक्स, गुड मॉर्निंग सर। इकोनॉमिक्स का गुड मॉर्निंग, और ये गुड मॉर्निंग 5 मिनट लेट है ना। चलिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये लेक्चर नंबर 2, ठीक है, और ये जून आपका 2021। ये सब इसलिए भी लिख दे रहे हैं जैसे कभी मान लीजिए आपका क्लास छूटा तो वो लेक्चर देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस दिन का लेक्चर है ये, और इस तरह से आप उसको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बहुत से लोगों की समस्या क्या है ना, कि वो पढ़ने से ज्यादा इसी पर फोकस उनका है कि छूट जाएगा तो क्या करेंगे ना। वो एक प्रकार का साइकोलॉजिकल समस्या है। आप क्लास करते थे तो क्लास छूट जाता था तो आप क्या करते थे, किसी लड़के से कॉपी लेकर पूरा करते थे। तो उसी तरह से ग्रुप में लड़के भी तो आपके हैं जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, उनसे अपना मांग लिया कि ये फोटो खींच के भेज देंगे ना। कोई दिक्कत नहीं होनी, बस एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव को परिवर्तित करिए, उसको सकारात्मक लिए। पहले तो ये कि छूटेगा क्यों, हाँ कभी आपका इंटरनेट वगैरह नहीं ठीक चला तो समस्या आएगी, उसके लिए वीडियो आपकी पड़ जा रही है, रोज की रोज मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। और दूसरा, कोशिश यही करिए कि पहले लेक्चर को अटेंड करिए। नहीं कोई दिक्कत हो तो फिर जो बच्चा नोट्स बनाया हो उससे आप अपना फोटो शीट करके मांग लीजिए। चलिए फिलहाल हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बजट में घाटा से संबंधित जो प्रमुख अवधारणा है, वो जो अवधारणा है वो अवधारणा को हम एक एक अवधारणा को पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला जो हमारा अवधारणा है, तो हम लोग हेडिंग डालिए राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो पहली हेडिंग डालिए हमारा कि राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। पहले इसको समझाते हैं आपको, आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर लिखने का काम हो जाएगा। अब देखिए, जैसे जो हमारा बजट होता है, ठीक है, तो इस बजट को हम लोग प्राय अकाउंट भी कहते हैं ना, हिंदी में बोले तो इसको खाता भी कहते हैं। तो चाहे आप बजट कहिए, चाहे अकाउंट कहिए, चाहे खाता कहिए, बात एक ही है। ये जो अकाउंट या खाता होता है, उस खाता को हम 2 वर्गों में क्लासिफाइड करते हैं। एक हमारा होता है राजस्व खाता, रेवेन्यू अकाउंट, और एक होता है हमारा कैपिटल खाता, इसको बोलते हैं क्या, पूंजी खाता। तो यानी एक हो गया हमारा राजस्व का खाता, एक हो गया पूंजी का खाता। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि राजस्व खाता किसको बोलेंगे और पूंजी खाता किसको बोलेंगे। तो इस पर थोड़ा आधा घंटा बाद हमें लेक्चर देंगे। बस सिंपल सा भी आप ये समझ लीजिए कि राजस्व खाता मतलब जो अपना सरकार का पैसा होता है उसको प्राय रेवेन्यू अकाउंट में रखते हैं, और जो उधार वगैरह सरकार लेती है उसको पूंजी खाता में रखते हैं। या जो शॉर्ट टर्म की इनकम होती है उसको राजस्व खाता में रखा जाता है, और जो लॉन्ग टर्म की इनकम होती है उसको पूंजी खाता में रखा जाता है। इस पर और डिटेल में बाद में चर्चा होगी। अब सीधी सी बात है कि जैसे कोई भी खाता होगा ना, तो खाता में कुछ आएगा और कुछ जाएगा, कुछ आएगा और जाएगा। और हम लोग पहले ही एक चीज पढ़ चुके हैं क्या, कि जितना आएगा उससे ज्यादा जाएगा। ये मान करके हम बात कर रहे हैं, हाँ ये हम मान के बात कर रहे हैं, तो जितना आएगा उससे ज्यादा जाएगा। अब हम पढ़ क्या रहे हैं,
हम ये पढ़ रहे हैं कि रेवेन्यू का डेफिसिट किसको कहते हैं, राजस्व का घाटा किसको कहते हैं। तो पहला चीज क्या है कि जैसे ही राजस्व का घाटा आएगा तो इसका पूंजी खाता से कुछ लेना देना नहीं है, यानी इसको आप निकाल दीजिए, यानी ये कॉन्सेप्ट आपका यहां से हट गया। अब बचा क्या, राजस्व का घाटा क्या है, तो राजस्व का घाटा है क्या, राजस्व के खाते में आय व्यय का अंतर। राजस्व घाटा क्या है कि राजस्व के खाते में आय का व्यय का अंतर, और ये मानते हुए कि आय कम है और व्यय अधिक है, तो इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से जाना जाता है। और यहां चूंकि हम लोग सपोज कर लिए कि हमारा व्यय क्या है, व्यय हमारा ज्यादा है और आय हमारा क्या है, कम है, तो यहां पर इस तरह से हमारा राजस्व खाता का कॉन्सेप्ट, राजस्व घाटा का कॉन्सेप्ट हुआ कि राजस्व घाटा क्या हुआ, राजस्व के खाते में आय और व्यय का अंतर, क्योंकि यहां हम मान चुके हैं कि व्यय हमारा ज्यादा है आय की तुलना में, इसीलिए इसको घाटा कहा जा रहा है। तो इसी को इस खाता में जो घाटा होता है, यानी रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर है और जो रिसिप्ट्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को जो कहा जाता है उसी को राजस्व का घाटा कहा जाता है। इसको आप इस तरह से भी समझिए, जैसे आपको ये पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है राजस्व का घाटा, रेवेन्यू का डेफिसिट, ये आपको पढ़ना है। तो पहले क्या करना है, घाटा तो आप समझ ही गए हैं, जिसमें आय क्या हो, तुलनात्मक रूप से कम हो और व्यय ज्यादा हो, ये घाटा आप समझ गए। अब ये बोला राजस्व में, तो राजस्व का मतलब क्या बढ़ा ले थोड़ा इसको, राजस्व का खाता में, इसका मतलब राजस्व के खाता में आय व्यय का जो अंतर होगा, इस आय व्यय के अंतर को ही क्या बोलते हैं, इस आय व्यय के अंतर को ही राजस्व का घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट, या इसी को हिंदी में आगम घाटा भी कहा जाता है। चाहे उसको आप राजस्व घाटा कहिए, चाहे आगम घाटा कहिए, चाहे रेवेन्यू डेफिसिट कहिए। तो एकदम सिंपल है कि बजट के अंतर्गत दो प्रकार के खाते हो गए, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। तो जो राजस्व खाता में जो आएगा और उसकी तुलना में वो जाएगा ज्यादा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को ही रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व खाता कहा जाता है। तो ये राजस्व घाटा की परिभाषा, कि घाटा जैसे आए पहले खाता को देख लीजिए और खाता में कुछ आएगा और जाएगा, और इन दोनों का जो अंतर होगा उसी को राजस्व का घाटा कहेंगे। तो कॉपी में एक हेडिंग डालिए, राजस्व का घाटा, राजस्व का घाटा। फिर इस ग्राफ को बनाइए, राजस्व इधर घाटा में ये लिखिए और राजस्व में खाता लिखिए, इसी तरह से ठीक ग्राफ बनाइए। सर जो आप नोट्स दिए हैं उसमें बना सकते हैं ना? हाँ एकदम एकदम। ओके। लिखिए, बजट को प्रायः खाता के रूप में भी, खाता के रूप में भी, खाता के रूप में भी, खाता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इस रूप में
इस रूप में बजट या खाता को दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। डैश, पहला नीचे लिखिएगा, पहला राजस्व खाता और दूसरा पूंजी खाता। पूंजी खाता, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस संदर्भ में राजस्व खाते के आय व्यय के अंतर को राजस्व खाते के आय व्यय के अंतर को राजस्व खाता के आय व्यय के अंतर को राजस्व का खाता, राजस्व का घाटा, डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट या आगम घाटा कहा जाता है, या आगम घाटा कहा जाता है। आगम घाटा कहा जाता है। आगम मतलब आगम घाटा कहा जाता है। दूसरा लिखिए बजट घाटा। बजट घाटा, बजट घाटा। अब दूसरा जो हमको पढ़ना है वो है बजट घाटा। अब देखिए इसको किसको कहते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो बजट है, बजट ही अकाउंट है ना, या बजट ही अकाउंट है, या बजट ही क्या है, खाता है। फिर हम लोग देखे क्या कि इसके दो पार्ट हैं, एक राजस्व खाता और एक पूंजी खाता, यानी एक रेवेन्यू अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इन दोनों अकाउंट में क्या होगा, कुछ आय होगी यानी इनकम होगी, और कुछ क्या होगी, व्यय होगी। आय ये मानते हुए कि कम है और व्यय मानते हुए ज्यादा है। तो इन दोनों अकाउंट के आय व्यय का जो अंतर होता है उसी को बजट घाटा कहा जाता है। यानी हम क्या करेंगे, इसमें दोनों खाता को लेंगे, राजस्व खाता भी लेंगे और पूंजी खाता भी लेंगे, और दोनों खाता का जो आय व्यय का अंतर है, इसी अंतर को क्या कहते हैं हम, बजट घाटा कहते हैं। तो जहां तक राजस्व खाता था बस एक खाता से संबंधित था, वो था राजस्व। अब यहाँ पे राजस्व और पूंजी दोनों का जो अंतर हुआ, उन दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे, उन दोनों के अंतर को हम बजट घाटा कहते
हैं। तो एक हेडिंग डालिए बजट घाटा, और ये वाला ग्राफ पहले आप बनाइए, ये दो, इस ग्राफ को पूरा बनाइए जल्दी से। सर राजस्व घाटे को बजट घाटा कह सकते हैं तब तो। क्या राजस्व घाटा जो है उसको बजट घाटा कह सकते हैं तो। कैसे कह सकते हैं? ये देखो पहले, राजस्व घाटा बस इसमें का अंतर है ना, ये ना अंतर था। जी बस जी इसी सर। का अंतर था ना। हम्म, अब बजट में क्या हो रहा है, इसका और इसका दोनों का अंतर है ना। राजस्व खाता और पूंजी खाता दोनों का अंतर है, तो कैसे राजस्व घाटा को बजट घाटा कह देंगे? बजट घाटा में इसका मतलब ये भी इकाई शामिल है और ये भी इकाई शामिल है, और राजस्व घाटा में सिर्फ कौन सी इकाई शामिल होगी? ये इकाई शामिल होगी। हाँ, इसको जैसे ऐसे समझो कि जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए और बी दोनों की आय व्यय का अंतर क्या है? बजट घाटा है। और बस ए के आय व्यय का अंतर क्या है? तो राजस्व का घाटा है। समझ में आया? जी सर। लिखिए बजट घाटा। बजट घाटा, बजट घाटा का अर्थ बजट घाटा का अर्थ राजस्व के खाता तथा पूंजी के खाता में, राजस्व के खाता तथा पूंजी के खाता में आय व्यय के अंतर को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित करना है। इसी घाटा को कम करने के लिए जिस व्यवस्था को लागू किया जाता है उसे हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। उसे हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। अब एक हेडिंग डालिए बजट घाटा तथा हीनार्थ प्रबंधन। बजट घाटा तथा हीनार्थ प्रबंधन। तथा हीनार्थ प्रबंधन। ठीक है, अब पहले ये देखिए कि आखिरकार ये हीनार्थ प्रबंधन है क्या, और हीनार्थ प्रबंधन को मैनेजमेंट वो कह क्यों रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है कि भाई इसको हीनार्थ प्रबंधन क्यों कहा जा रहा है, हीनार्थ प्रबंधन का मतलब क्या हुआ। तो अगर देखा जाए हीनार्थ प्रबंधन क्या है, तो अभी हमने आपको क्या बताया, हमने ये बताया कि ये बजट है और ये बजट का घाटा है।
बचत का घाटा मैंने ये बताया कि दोनों खातों में आय और व्यय का अंतर है, आय कम है और व्यय अधिक है, आय कम है और व्यय अधिक है। अब ये है कि जो व्यय अधिक है तो इस व्यय के लिए हमको उधारी लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब इस उधार को हमको मैनेज करना है ना, उसको कहीं ना कहीं से मैनेज करना पड़ेगा। और मैनेज का मतलब यही नहीं कि बस उधार प्राप्त करना, बस इस उधार को प्राप्त करना और इसको चुकाना, ये भी एक प्रकार का मैनेजमेंट है। तो अभी चुकाने की तो बाद में छोड़िए, पहले उधार पर बात करिए। तो ये जो उधार है, ये उधार आखिरकार आएगा कहां से, ये उधार जो है वो आएगा कहां से। तो अब ये जो उधार है, इस उधार के आने की 3 संभावनाएं हो सकती हैं कि उधार हम कहां से लें। उधार हम फॉरेन मार्केट से ले सकते हैं ना, घरेलू बाजार से ले सकते हैं, यानी इंटरनल मार्केट से ले सकते हैं, और एक हो सकता है कि हम आरबीआई से लें। ठीक है, ज्यादातर सरकार क्या करती है कि आरबीआई से उधार लेती है, इस काम को कम करने के लिए, घाटा को कम करने के लिए या घाटा को मैनेज करने के लिए। तो आरबीआई उधार देता है। अब यहां पर जब आरबीआई उधार देता था तो सिस्टम देखिए कैसे डेवलप हुआ। तो सिस्टम ये डेवलप हुआ कि आरबीआई उधार देता था, तो उधार जब देता था तो अतिरिक्त नोट छाप देता था, अतिरिक्त नोट के छापने से लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बनने से नोट अतिरिक्त छपा तो लिक्विडिटी बढ़ी, और उससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा। आसान भाषाओं में क्या है, ये महंगाई में बाकी लोग भैया आप म्यूट करके बैठिए, आवाज बहुत पीछे से आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, फिर इकोनॉमिक्स वैसे भी नहीं समझ में आती और नहीं समझ में आएगी। हम ये बोल रहे हैं, यहाँ आरबीआई जब नोट छापेगी तो लिक्विडिटी बढ़ी ना, महंगाई बढ़ी। अब इसको चेंज किया गया। अब एक सिस्टम आया जिसको ना, इसको अग्रिम उपाय कहा जाता है, अग्रिम उपाय कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा कि सरकार के बीच में और आरबीआई के बीच में पहले से एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हमको इतना रुपया आपको उधार देना है। तो वहां पर आरबीआई क्या करती थी कि अतिरिक्त नोट नहीं छापती थी, हाँ जितना कॉन्ट्रैक्ट है उससे अगर अधिक लेंगे तो उस पर क्या करती थी, वो ब्याज लेती थी। उसी को WMA प्रणाली बुलाया गया। वर्तमान की क्या सिचुएशन है कि ये जो बजट डेफिसिट वाला कॉन्सेप्ट है इसको समाप्त कर दिया गया है, यानी ये जो बजट घाटा है, बजट घाटा की प्रणाली क्या है, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो इसी चीज को हम फिर से दूसरी तरह से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा टफ भी है ना, लेकिन समझ में आ जाएगा। पहले ये देखिए कि हीनार्थ प्रबंधन क्या हुआ। हीनार्थ प्रबंधन ये हुआ, ये आय है और व्यय अधिक है। अब ये जो व्यय अधिक हुआ है इसके लिए हमको उधारी का प्रबंधन करना पड़ेगा। ये जो उधारी का प्रबंधन है उसी को क्या कहा गया, ये हीनार्थ प्रबंधन है। तो हीनार्थ प्रबंधन का अर्थ क्या हो गया, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आय की तुलना में व्यय को अधिक दिखाया जाता है और उस व्यय के लिए उधार का मैनेजमेंट किया जाता है
और इस रूप में इसे हीनार्थ मैनेजमेंट कहा जाता है। ये जो हीनार्थ मैनेजमेंट है इसका विकास कैसे हुआ या वर्तमान में इसका विकास कैसे हुआ उसको 3 चरण में बांट करके हम देखने का प्रयास करेंगे। होता ये था कि 97 से पूर्व देखिए क्या होता था। 97 से पहले 97 से पहले क्या था कि घाटा को कम करने के लिए आरबीआई द्वारा या आरबीआई से उधार लिया जाता था और आरबीआई उसकी बदले में नई नोट छापती थी। लेकिन इससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी और लिक्विडिटी से क्या होता था कि इन्फ्लेशन क्रिएट होता था, यानी एक अन्य समस्या से एक अन्य समस्या का जन्म होता था। 97 में क्या कहा गया कि इसके स्थान पर ये WMA प्रणाली, वेज एंड मींस एडवांस प्रणाली, कहने को तो क्या है कि एडवांस में क्या होता था, समझौता हो जाता था किसके बीच में, सरकार और आरबीआई के बीच में, कि भैया हम आपको X रुपया देंगे लेकिन इस X रुपए के बदले में नोटों की छपाई नहीं करेंगे। हाँ, X रुपया से अगर सरप्लस मांगा जाएगा तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। यानी पहले से एडवांस में ही क्या होता था कि समझौता हो जाता था कि घाटा को कम करने के लिए हमको करना क्या है, उधार लेना है तो आरबीआई देगी लेकिन उसके बदले में नोटों की छपाई नहीं करेगी। और जो एक्स्ट्रा मांगती थी ना, मान लीजिए उसको 100 करोड़ चाहिए और मांग रही है 120 करोड़, तो ये जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा मांग रही है उस 20 करोड़ को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये ओवरड्राफ्ट है। और 1998 से बजट घाटे की प्रणाली को अंतिम रूप से क्या किया गया, वो समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में बजट घाटा का कॉन्सेप्ट क्या है, वो समाप्त कर दिया गया है। अब लास्ट में अगर फिर से देखिए, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, बजट घाटा। ये बजट घाटा क्या है, तो फिर हम लोगों ने ये देखा कि ये खाता होता है, खाता में एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, एक होता है कैपिटल अमाउंट। इन दोनों का एक रिसिप्ट्स होगा, एक एक्सपेंडिचर होगा। रिसिप्ट्स कम होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। ये जो प्रणाली होगी, इसी प्रणाली को हम, इस दोनों का अंतर जो है उसी को बजट का डेबिसिट कहेंगे। ये दोनों खातों को लेना है, इसको भी लेना है और इसको भी लेना है। तो इन दोनों खातों का जो अंतर होगा, उन अंतर को हम लोग बोल रहे हैं कि ये बजट घाटा है। फिर हम लोगों ने देखा था कि बजट घाटा से हीनार्थ प्रबंधन कैसे सीधे सीधे जुड़ता है। तब हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो व्यय हमारा ज्यादा है, ये व्यय हमारा ज्यादा है, तो इस व्यय के लिए हमको उधार चाहिए। हाँ, इस व्यय के लिए हमको उधार चाहिए, यानी उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इस अर्थ में उसको हीनार्थ मैनेजमेंट कहा गया। अब ये जो हीनार्थ मैनेजमेंट है उसका विकास कैसे हुआ, तो इस हीनार्थ मैनेजमेंट में सरकार पहले आरबीआई से टैक्स कर्जा लेती थी और कर्जा के बदले में अतिरिक्त नोट छापती थी। तो उससे एक समस्या क्या आती थी, उससे अतिरिक्त समस्या ये आती थी कि एक तो लिक्विडिटी बढ़ती थी और कोई चीज बढ़ेगी तो उसका मूल्य कम होगा, यानी महंगाई अंततः ये बढ़ती थी। 97 में क्या कहा गया कि आरबीआई अब नई नोटों को नहीं छापेगी बल्कि वेज एंड मींस एडवांस, यानी एडवांस में दोनों के बीच में गठबंधन हो जाएगा कि भैया हम इतना रुपया उधार देंगे और एक्स्ट्रा मांगेंगे तो फिर ब्याज लगेगा। और दोनों के बीच में जो समझौता हुआ उसी को बोला गया वेज एंड मींस की एडवांस की व्यवस्था। ये 1997 से 1998 से बजट घाटा की अवधारणा को पूरी तरह से क्या किया गया है, बजट घाटा की अवधारणा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ये पूरी कहानी, ठीक है। अब थोड़ा लिखने में आइए। पहला आइए, हेडिंग पढ़िए बजट घाटा। बजट घाटा आपकी हेडिंग पढ़ी है।
ठीक है, तो बजट घाटा में पहले इस ग्राफ को आप बना लीजिए। इसको आप लिखिएगा राजस्व खाता और इसको लिखिएगा पूंजी खाता। इन दोनों को लिखिएगा ये प्राप्तियां और इनको लिखिएगा व्यय। इन दोनों का जो अंतर है यही बजट घाटा है। लिखिए बजट घाटा का अभिप्राय, बजट घाटा का अभिप्राय, बचत घाटा हो गया सर। का अभिप्राय, हर हाँ ठीक है ठीक है, आप मत लिखिएगा, बोल देते हैं अभिप्राय दोनों खातों के प्रमुख अंतर से है या दोनों खातों के आय व्यय के अंतर से है। उसी में आगे बढ़ाइए। इस अधिक व्यय के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है, सरकार को उधार लेना पड़ता है और इसी प्रबंधन को हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है, हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। भारत की बजट प्रणाली में इसके 3 चरण देखे जा सकते हैं, इसके 3 चरण देखे जा सकते हैं। तीन चरण देखे जा सकते हैं। डैश नीचे लिखिए प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण ब्रैकेट में 1997 से पूर्व, 1997 से पूर्व, सत्तानवे से पूर्व। सत्तानवे से पूर्व। अब देखिए जहां लिखेंगे 97 से पूर्व वहां पर पहले एक ग्राफ बना लीजिए, फिर उसको समझ में आ जाएगा, फिर हम लिखवा भी देंगे। 97 से पूर्व क्या होता था कि घाटा के लिए आरबीआई से उधार लेते थे, इस उधार के लिए आरबीआई नए नोट जारी करती थी और इस नई नोट से एक तरफ क्या होता था, लिक्विडिटी बढ़ती थी और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती थी, यानी समस्या को जन्म देती थी। यानी घाटा आरबीआई द्वारा उधार मांगा जाता था, इसके बदले में आरबीआई क्या करती थी, नई नोट जारी करती थी। इस नई नोट का इफेक्ट क्या पड़ता था कि लिक्विडिटी बढ़ती थी या दूसरा मार्केट में इन्फ्लेशन भी बढ़ता था। तो पहले इस ग्राफ को पूरा बना लीजिए, फिर हम लिखवा देते हैं कि घाटा की पूर्ति के लिए आरबीआई नई नोट और ये पूरी सिस्टम। उन्नीस सौ सत्तानवे से पूर्व
1997 से पूर्व घाटा को कम करने के लिए घाटा को कम करने के लिए सरकार द्वारा आरबीआई से उधार लिया जाता था। इस उधार की क्षतिपूर्ति के लिए आरबीआई नए नोटों को जारी करती थी। नए नोटों को जारी करती थी परंतु इससे दो स्तर पर समस्याएं आती थीं। दो स्तर पर समस्याएं आती थीं। पहला, मुद्रा की तरलता में वृद्धि हो जाती थी। मुद्रा की तरलता में वृद्धि हो जाती थी। मुद्रा की तरलता में वृद्धि हो जाती थी। मुद्रा की तरलता में वृद्धि हो जाती थी और अंततः महंगाई की समस्या जन्म लेती थी। महंगाई की समस्या जन्म लेती थी। अतः इससे एक नई प्रकार की समस्या का जन्म होता था। नई प्रकार की समस्या का जन्म होता था। चलिए दूसरा चरण 1997। इस चरण में वेज एंड मीन्स एडवांस या अग्रिम उपाय की प्रणाली अपनाई गई।
अग्रिम उपाय की प्रणाली अपनाई गई जिसमें अग्रिम उपाय की प्रणाली अपनाई गई जिसमें आरबीआई की उधारी को पहले से तय कर दिया गया। अधिक आवश्यकता पर सरकार अधिक धन की मांग करती थी या अधिक धन की मांग करेगी, जिसे ओवरड्राफ्ट कहा गया। इस अधिक धन पर सरकार द्वारा ब्याज दिया जाना था। तीसरा एवं अंतिम चरण तीसरा एवं अंतिम चरण 1998 वर्तमान में बजट घाटे की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। बजट घाटे की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। लास्ट में एक बार फिर से देख लीजिए, ये बजट का डेफिसिट है। बजट का डेफिसिट जो है वो दोनों अकाउंट से संबंधित है, चाहे वो रेवेन्यू का अकाउंट हो चाहे वो कैपिटल का अकाउंट हो। दोनों के अकाउंट का जो रिसिप्ट्स है और जो एक्सपेंडिचर है उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही एक तरह से बजट का डेफिसिट कहलाता है। ये जो बजट का डेफिसिट होगा उस डेफिसिट की कमी के पूर्ति के लिए उस कमी की पूर्ति के लिए जो उधार लिया जाता है उसी मैनेजमेंट को हीनार्थ मैनेजमेंट कहते हैं। ये हीनार्थ का प्रबंधन है। तो हीनार्थ प्रबंधन के माध्यम से ही उस कमी की पूर्ति को पूरा किया जाता था। इस हीनार्थ प्रबंधन की क्षतिपूर्ति के लिए जो आरबीआई से उधार लिया जाता था, 97 में आरबीआई उसकी जगह क्या करती थी, नया नोट छापती थी। नया नोट से लिक्विडिटी बढ़ती थी और महंगाई में भी वृद्धि होती थी। उसके स्थान पे फिर WMA प्रणाली आई, जिसको अग्रिम उपाय कहते हैं। पहले से ही समझौता हो गया, एक्स्ट्रा है तो उसी को ओवरड्राफ्ट कहा गया। ये ओवरड्राफ्ट है, ये प्रणाली हो गई और 98 से बजट घाटा को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, सिविल सेवा में तो बच्चे जितना पढ़े उतना कम है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास में कुछ अपना जो भी है वनडे वाले बच्चे भी जुड़े हैं, तो जैसे आपने देखिए इतना डिटेल आपके दिमाग में नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इतना आप में भी क्वेश्चन आएगा। ऐसे आएगा क्वेश्चन आएगा कि WMA प्रणाली संबंधित है किससे, या WMA का क्या अर्थ है, पूरा नाम भी पूछ सकता है। फिर कभी ऐसे आ जाएगा आपको कि ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं। फिर वनडे में आ सकता है कि बजट घाटे को कब से समाप्त कर दिया गया। बाकी सिविल वाले बच्चे तो पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअली आप आगे पीछे पूरा करके रखिए कि हाँ कैसे बजट घाटा क्या है, बजट घाटा का अर्थ क्या है, फिर उसका हीनार्थ मैनेजमेंट क्या है,
इन अर्थ मैनेजमेंट के लिए पहले क्या किया जाता था, 97 से पहले की कंडीशंस क्या थी, 97 के बाद की कंडीशंस क्या हुआ, और वर्तमान का कंडीशंस क्या है। तो आप तो पूरा एकदम कर सकते हैं, आप जैसे जो भी एक दिवसीय वाले बच्चे हैं अगर पूरा नहीं भी कर सकते तो इतना दिमाग में रखिए, ये 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में रहे कि वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है, यानी अग्रिम उपाय क्या है, ये क्वेश्चन। ओवरड्राफ्ट किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन। अब बजट घाटे को कब से समाप्त कर दिया गया, ये क्वेश्चन ना। अगर उतना डिटेल नहीं भी आपके दिमाग में है तो इतना चीज रहेगा तो ठीक है, और इतना चीज आपके संदर्भ में भी वो आएगा। वैसे भी इकोनॉमिक्स वगैरह ठीक ठाक आती है वनडे में भी, तो फिर भी ये जो चीजें हैं आप इतना दिमाग में रखिए, ये 2-3 चीज नहीं भूलिए, बाकी बजट घाटा तो आपको याद रखना ही रखना है। तो एक हो गया राजस्व घाटा, एक हो गया बजट घाटा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट पे आइए, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए तब मैं समझाता हूं। राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा। देखिए, राजकोषीय घाटा की अवधारणा का विकास, राजकोषीय घाटा की अवधारणा का विकास राजकोषीय घाटा की अवधारणा का विकास 1985 ईस्वी में 1985 ईस्वी में डॉक्टर सुखमय चक्रवर्ती द्वारा किया गया। डॉक्टर सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा किया गया, यानी 85 से पहले राजकोषीय घाटा या फिस्कल घाटा का अवधारणा नहीं थी। सबसे पहले किसने दिया, सुखमय चक्रवर्ती ने दिया। अब क्यों दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। उनका मानना था कि राजस्व का घाटा, राजस्व का घाटा या बजट का घाटा यथार्थ को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। राजस्व घाटा अथवा बजट घाटा यथार्थ को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, और यहां तक कि उसमें उधारी को इनकम मान लिया जाता है। उधारी को इनकम मान लिया जाता है। इसीलिए सरकार को उधार का आकार क्या है और उसका उत्तरदायित्व क्या है, उसका उत्तरदायित्व क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, पता नहीं चल पाता है। इसी समस्या के समाधान के क्रम में
राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटे का विकास हुआ। वर्तमान में यह घाटे का सबसे प्रमुख मापक है। घाटे का सबसे प्रमुख मापक है। और घाटा के सबसे बड़े आकार को व्यक्त भी करता है। घाटा के सबसे बड़े आकार को व्यक्त भी करता है। आकार को व्यक्त भी करता है। आकार को व्यक्त भी करता है। अब देखिए आप पहले छोटी छोटी चीजें हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे राजस्व घाटा की अवधारणा किसने दी? सुखमय चक्रवर्ती ने। राजस्व घाटा की अवधारणा कब आई? 1985 में। यहां से यहां तक जो हम बात किए हैं ये बहुत लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, वो हम अभी आपको समझा रहे हैं। ये कॉन्सेप्चुअल बात है, अभी हम समझा रहे हैं। फिर यहाँ पर छोटी सी बात कि घाटा का सबसे प्रमुख मापक होता है, क्वेश्चन नंबर 3, तो राजकोषीय घाटा। घाटा का सबसे बड़ा आकार होता है तो ये राजकोषीय घाटा। तो 3-4 क्वेश्चंस इस तरह से ये महत्वपूर्ण रूप से फैक्चुअल के रूप में है, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये जो बीच वाली बात कही गई वो क्या कही गई और क्यों ये आया, उसको मैं समझाने का एक प्रयास कर रहा हूं आपको। उसको समझिए कि आखिरकार ये कह क्या रहा है और ये कहते समय ये हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट क्या है। ये फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये राजकोषीय घाटा क्या है। चलिए सिंपल गोइंग, पहले आइए बजट खाता या अकाउंट 2 भागों में बांट दिया गया। रेवेन्यू का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट। अब देखिए इसमें आय होगा और इसमें कुछ व्यय होगा, इसमें कुछ आय होगा और इसमें कुछ व्यय होगा। तो सुखमय चक्रवर्ती ने इस पर फोकस नहीं किया, उनका फोकस इस पर है। उन्होंने ये कहा कि पूंजी खाता से एक चीज का भ्रम उत्पन्न होता है और दूसरा वो ऐसा भ्रम है जिसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे कैसे उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए सरकार को या सरकार ने 100 करोड़ रुपए की बोरोइंग की, यानी उधार लिया। 100 करोड़ रुपए का उधार लिया, तो उधार चुकाना भी है, उस पर लाइबिलिटी भी है, लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। तो ये जो बजट खाता होगा, इस खाता में हम किस में रखेंगे? इसको पूंजी खाता में रखेंगे। तो यानी इस उधारी को हमने ड्रॉप किया कहां पर? पूंजी खाता में। अब ये बताइए कि ये जो पूंजी खाता है इसको हम मूल रूप से किस में रखेंगे? हम रखेंगे आय में। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये हमारा वास्तविक आय नहीं है, इसलिए ये हमारा इनकम है ही नहीं, ये हमारी उधारी है ना, ये हमारी उधारी है। और उधारी क्या करती है? उधारी है तो इसका मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, यानी ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी भी क्रिएट करेगा, क्योंकि हमको उधारी के साथ साथ इस पर इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है। तो ये जो तत्व है जो रियल में हमारा उधारी है, गवर्नमेंट की बोरोइंग है,
और है एक तरह से आपकी उधारी, जिसको उधार और इंटरेस्ट पेमेंट चुकाना है, जबकि आप यहाँ पर उसको क्या मान के खर्चा कर रहे हैं, आय मान के खर्चा कर रहे हैं। तो ये बताइए कि उधार को अगर आय मान के खर्चा करेंगे तो आपका समस्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? समस्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि इसको आपको अलग से प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे उधार की क्षमता हमारी स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाए। तब वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, फिक्स्ड डेफिसिट, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि इस उधार वाली क्षमता को हम अलग से प्रदर्शित कर सकें। यदि कोई भी समस्या होती है, अगर उस समस्या की पहचान हो जाती है तो हम समस्या का समाधान भी करते हैं। तो इस रूप में उन्होंने बजट घाटा में उधारी को जोड़ दिया। इससे जो प्राप्त हुआ उसको फिस्कल डेफिसिट कहा गया, और इस फिस्कल डेफिसिट के माध्यम से जो उधार की क्षमता थी, जो अभी तक हमको समझ में नहीं आ रही थी कि ये उधार है कि इनकम है, तो इससे अब पता चल गया कि हमारा उधार है। इससे क्या होगा कि हम उधार पर नियंत्रण रखने का भी प्रयास करेंगे। जैसे ऐसे समझिए इस चीज को, ऋण लेना या उधार लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर ऋण को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ेगा तो इसको ऋण का ट्रैप कहते हैं ना, डेब्ट का ट्रैप है, और ऋण जाल में किसी अर्थव्यवस्था को पड़ना फिर नकारात्मक हो जाएगा। तो चूंकि समस्या हमारे सामने रहेगी, तो जब किसी भी समस्या की पहचान हो जाती है तो हम समाधान का भी उपाय करेंगे। तो इससे, इस डाटा से क्या होगा, इस फिस्कल डेफिसिट का मेन एम क्या हो गया, वो क्यों इस चीज को लेकर के आए? इस फिस्कल डेफिसिट को मुख्य रूप से इसलिए लेकर के आए, ये हमारी गवर्नमेंट बारोइंग को या हमारी लाइबिलिटी को या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग से प्रदर्शित करेगी। इसको छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपया है, और कोई बच्चा ऐसा है कि बोले यार मेरे रूम पे बहुत सुरक्षा नहीं है, मेरा 5000 रुपया है, रख लो, 10-15 दिन बाद हम ले लेंगे। तो अगर उसके 5000 रुपए को अगर आप अपने पर्स में डाल लिए, तो निश्चित जान लीजिए कि वो खर्चा हो जाएगा, जबकि वो उसका उधार है या उसका आपने रखा है। और अगर उस पर्स से बाहर नहीं रखे उसको, तो फिर आपका कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट खराब होगा, बाद में पता ही नहीं चलेगा कितना पैसा हमारा था कितना उसका था, और अंत में पता चला उसमें से भी 1500 आपका खत्म हो गया। तो होगा क्या कि हमको थोड़ा अलग से प्रदर्शन हमारा चाहिए, कौन पैसा हमारा है और कौन पैसा हमको लौटाना है लायबिलिटी के साथ। तो कुल मिला जुला के क्या है, फिस्कल डेफिसिट का जो मुख्य उद्देश्य है वो सरकार की उधार की क्षमता, ये सरकार की जो उधार की जो स्टेटस है, उस उधार के स्टेटस को हम अच्छी तरह से समझ लें। तो सिंपल वे में क्या समझेंगे आप कि राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा क्या है? उधार की क्षमता का अभिव्यक्तिकरण, उधार की क्षमता का अभिव्यक्तिकरण ही फिस्कल डेफिसिट है, जिसको बजट घाटा में उधारी को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो फॉर्मूला इसका ये हो गया। अगर फॉर्मूला देखा जाए, अगर फॉर्मूला पूछेगा तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, ये बजट घाटा प्लस उधारी, बजट घाटा और प्लस उधारी की क्षमता। और क्यों आया ये, अब पूरी बात को आप फिर से एक बार समझ लीजिए। अब देखिए पूरी बात मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आएगा भी। अब एक एक लाइन, राजस्व घाटा का विकास 1985 में रिजर्व बैंक इंडिया गवर्नर डॉक्टर सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा किया गया। उनका मानना था कि राजस्व घाटा और बजट घाटा ना, ये दोनों कोई भी यथार्थ नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। अब समझ में आया कि यथार्थ क्यों नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं? यथार्थ इसलिए नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं कि ये जो उधार है उसको इनकम मान के चल रहे हैं, इसीलिए यथार्थ को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इसको सरकार को इससे पता नहीं चल पाता है कि उधार कितना है, उसका उत्तरदायित्व क्या है। तो इससे क्या होगा कि उधार और उसके अन्य उत्तरदायित्व का पता चल जाएगा। दूसरा सबसे प्रमुख मापक वर्तमान में यही है, और घाटे का सबसे बड़ा आकार भी यही है। तो अब देखिए यहाँ से अब आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये राजकोषीय घाटा क्या है, और राजकोषीय घाटा क्या है तभी याद रहेगा जब आपको पहले ये याद रहे कि राजकोषीय घाटा आया क्यों, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सुखमय चक्रवर्ती क्यों लेकर के आए। तो क्यों लेकर के आए? उधार की क्षमता को व्यक्त करने के लिए। इस रूप में राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वित्तीय घाटा
या फिस्कल घाटा। चलिए अगले पे आई प्राथमिक घाटा। कुछ चीजें जब बहुत कठिन होती है तो अगली वाली चीजें अपने आप ही आसान हो जाती हैं। आइए तो प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा इस अवधारणा का विकास डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया। मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया और राजकोषीय घाटा में से ब्याज के उत्तरदायित्व को घटाने से इसका निर्माण किया गया। सर रिपीट कर दीजिए। राजकोषीय घाटे से ब्याज को घटाने से इसे प्राप्त किया गया। से प्राप्त किया गया, यानी कहने का मतलब क्या है कि अभी हम लोग क्या देखे थे कि जैसे ये बजट का डेफिसिट था और प्लस उधारी, ठीक है, ये बजट प्लस उधारी बराबर क्या था, राजकोषीय घाटा। अब इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर उधारी होगा तो पक्का है कि उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो बस डॉक्टर मनमोहन सिंह उठे, उन्होंने कहा क्या कि एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, ये प्राइमरी डेफिसिट है कि इस राजकोषीय घाटा में से हम क्या कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट है इसको निकाल दे रहे हैं। इंटरेस्ट पेमेंट निकाल देंगे तो अब जो शेष बचा उन्होंने कहा कि ये प्राथमिक घाटा है। क्योंकि उधारी आ गए थे तो इंटरेस्ट पेमेंट की बात तो स्वाभाविक बनती है। तो इसको ऐसे समझिए, बजट प्लस उधारी बराबर राजकोषीय घाटा और राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज बराबर क्या, प्राथमिक घाटा। अब देखिए कभी कभी क्या करेगा परीक्षा वाला कि ये पक्षांतर कर देगा, ऐसे पूछ लेगा कि प्राथमिक घाटा में ब्याज को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो ये देखिए इधर चला आ गया, ये इधर आ गया, ये यहां से यहां आ गया, तो इसका मतलब इसमें ये जुड़ गया, तो बचा क्या आपका, बचा क्या, राजकोषीय घाटा। तो उसमें कुछ है नहीं, बस किया क्या गया है, इस सूत्र को पक्षांतर कर दिया गया। तो कभी कभी राजकोषीय घाटा को इस तरह भी पूछ लेगा कि प्राथमिक घाटा में ब्याज को जोड़ने से कौन सा घाटा प्राप्त होता है, तो राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा में से ब्याज को अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक घाटा। तो कभी क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा, कभी आपको यहां से पूछ लेगा, बात वही है। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, इसलिए कि जब वहां पर उधारी की बात हो चुकी है तो अगर किसी चीज का आपने उधार लिया है तो उसकी चुकाने की आपकी क्या होगी, उत्तरदायित्व की क्षमता होगी। और वो जो चुकाने की उत्तरदायित्व की क्षमता है उसी को राजकोषीय घाटा में से हम घटा दिए। जब घटा दिए तो ही हमारा क्या हो गया, प्राइमरी डेफिसिट, और पक्षांतर कर दिए तो प्राथमिक घाटा और ब्याज बराबर क्या, राजकोषीय घाटा। इसको जल्दी से बना लीजिए। तो
हो गया? जी सर। yes, चलिए अब आइए मौद्रीकृत घाटा। मौद्रीकृत घाटा, मौद्रीकृत घाटा या इसी को बोलते हैं क्या, मॉनेटरी डेफिसिट। मॉनेटरी डेफिसिट। मॉनेटरी डेफिसिट। चलिए बहुत आसान है। मुद्रा कौन जारी करता है? मुद्रा जारी करने का काम कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बजट, वो एक प्रकार का घाटे का बजट है ना। अब घाटा के लिए उधार लेना पड़ेगा। उधार लेने की भारतीय सरकार के पास प्रायिकता क्या है? भारत सरकार के पास प्रायिकता क्या है? तो सरकार अपने उधार को कम करने के लिए प्रायिकता उसकी कितनी है? 1/3। 1/3 का मतलब क्या है? इस संभावित उसके पास क्या है? 3 प्रोबेबल है, उसमें से एक किसी से ले सकती है। जैसे वो विदेशी संस्थाएं हैं, इन विदेशी संस्थाओं से प्राप्त करें। दूसरा घरेलू बाजार, इंटरनल मार्केट, यहां से प्राप्त करें। और एक्चुअल में, यथार्थ में सबसे अधिक सरकार जो है वो घरेलू बाजारों से ऋण प्राप्त भी करती है। तीसरी उसके पास प्रोबेबिलिटी क्या है? तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? कि वो आरबीआई से प्राप्त करे ना। तो यहां हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मौद्रीकृत घाटा। तो मौद्रीकृत घाटा का संबंध ना तो इससे है और ना तो इससे है ना। घाटा का वह भाग जो आरबीआई से लिए गए उधार से कम किया जाता है, या इसको इकोनॉमिक्स भाषा में कहें पाटा जाता है। वह घाटा या घाटा का वह भाग जो आरबीआई से लिए गए उधार के द्वारा कम किया जाता है, तो उसे मॉनेटरी डेफिसिट कहा जाता है या उसे मौद्रीकृत घाटा कहा जाता है। ये जो मौद्रीकृत घाटा था, अगर पीछे से जोड़ के देखिए तो पहले क्या होता था, उसके लिए नई नोट छापती थी आरबीआई। फिर WMA पद्धति है, उसके हिसाब से चलेगा, यानी कि नोट नहीं छापेगी ताकि इन्फ्लेशन फिर दिक्कत होती थी। WMA पद्धति, उस पद्धति के माध्यम से सरकार अभी भी एक तरह से काम करती है, उधार की क्षमता उसी हिसाब से लेगी। तो यानी भारत सरकार द्वारा अपनी घाटा को कम करने के लिए या उधार के लिए आरबीआई से जो धन प्राप्त किया जाता है, और वो जो घाटा होता है उसी घाटा को मॉनेटरी डेफिसिट या मौद्रीकृत घाटा कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा अब लिखिए। भारत सरकार द्वारा अपने उधार को कम करने के लिए
उधार को कम करने के लिए तीन प्रकार के स्रोतों से उधार लिया जाता है। तीन प्रकार के स्रोतों से उधार लिया जाता है। तीन प्रकार के स्रोतों से उधार लिया जाता है। पहला विदेशों से, दूसरा घरेलू बाजार से, घरेलू बाजार के ब्रैकेट में मैक्सिमम, तीसरा आरबीआई से। आरबीआई से घाटा का वह भाग जो आरबीआई से लिए गए उधारी से कम किया जाता है। आरबीआई से लिए गए उधारी से कम किया जाता है। कम किया जाता है, उसी को मौद्रिकृत घाटा कहा जाता है। उसी को मौद्रिकृत घाटा कहा जाता है। उसी को मौद्रिकृत घाटा कहा जाता है। अगला ये प्रभावी राजस्व घाटा। सर बोलिए। जो आरबीआई से लिए गए सर, ये जो आरबीआई से लिए गए उधारी से कम किया जाता है उसका भी सर ब्याज देना पड़ता है। सरकार को ब्याज देना पड़ेगा, वही ओवरड्राफ्ट पे देना पड़ेगा ना। एक जो एग्रीमेंट होगा पहले से उस पर नहीं हो, जो ओवरड्राफ्ट अभी बताया ना एक्स्ट्रा, जैसे इसमें पहले एक एग्रीमेंट हो जाता है कि इतना पैसा है, उसके बाद जो ओवरड्राफ्ट होगा उस पर ब्याज होगा, ओवरड्राफ्ट से कम होगा तो उस पर ब्याज नहीं होगा। मैंने बताया ना दो तरह का सिस्टम की। बोलिए। अरे आप आवाज ही आपकी क्लियर नहीं आ रही, आप कट रही है, फिर से बोलो। सर ये जो मौद्रिक घाटा है ये ओवरड्राफ्ट वाला सिस्टम में नहीं, क्यों ओवरड्राफ्ट होगा? ओवरड्राफ्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों में तो वही होगा। सर लेकिन 1998 सर 1998 समाप्त कर दिया गया है ना। तो क्या समाप्त कर दिया गया है? बजट घाटा समाप्त किया गया है, बाकी सब घाटा थोड़ा समाप्त किया गया है। 1998 में क्या समाप्त किया गया? बजट घाटा का कॉन्सेप्ट समाप्त किया गया है, उधार की अर्थव्यवस्था थोड़ा समाप्त करी गई है। घाटा की अवधारणा नहीं समाप्त करी गई, बजट घाटा की अवधारणा जो है वो समाप्त करी गई ना। ओके सर। चलिए, प्रभावी राजस्व घाटा। अब देखो, इसको समझना बहुत आसान है।
जैसे वो पहले ही बोल ही रहा है कि प्रभावी राजस्व घाटा ना, तो इसका मतलब जहां भी इफेक्ट क्रिएट करना होता है, तो इफेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या है कि हमको किसी चीज को उसमें से माइनस करना होता है। जैसे हम बोले कि हमारा प्रभावी लाभ कितना हुआ, तो इसका मतलब मूल चीज तो ले आना ही पड़ेगा और उसमें से कुछ क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। तो यानी इसका मतलब क्या है कि प्रभावी राजस्व घाटा जो होगा वो राजस्व घाटा ही से संबंधित है। बस राजस्व घाटा जो मूल है उसमें से सरकार द्वारा जो अनुदान होता है, अनुदान बजट किसी भी पूंजी संपत्ति को सृजन करने के लिए, तो ये जो अनुदान वाला बजट होता है उसी को सब्सक्राइब किया जाता है। फिर से देखिए, किसी भी चीज को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें से कुछ चीजों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यानी उसका सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो हटाना ही है। तो हटाना यहाँ पर क्या होता है कि राजस्व घाटा और उसके बाद जो अनुदान वाला बजट होता है, यानी किसी चीज के लिए जो ग्रांट दिया गया है उस ग्रांट को हटा दिया जाता है, तो अब जो शेष बचता है उसी शेष को क्या कहते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है। तो प्रभावी राजस्व घाटा का मतलब यही, राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान का बजट, तो उसी को बोलते हैं इफेक्टिव। याद करने के लिए आसान है कि राजस्व घाटा है उसको इफेक्टिव बनाना है, किसी भी चीज को इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें से कुछ या तो जोड़िए या तो घटाइए। यहाँ पर घटाना है किसको, जो भी अनुदान दिया गया है वो। इस सूत्र को पहले लिख लीजिए फिर आते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। इस पे थोड़ा लिखिए, प्रभावी राजस्व घाटा की विचारधारा 2011-12 के बजट में पेश की गई, 11-12 के बजट में पेश की गई। यह मूल रूप से राजस्व घाटा और पूंजी संपत्तियों के लिए अनुदान का अंतर है, अनुदान का अंतर है। अनुदान का अंतर है। अनुदान का अंतर है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व खाता के संरचनात्मक असंतुलन को, राजस्व खाता के इंफ्रास्ट्रक्चरल असंतुलन को व्यक्त करना है। दो 2012-13 ईस्वी के बजट से 2012-13 ईस्वी के बजट से इसे FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में शामिल कर लिया गया है,
सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क इस बार 2012-13 के बजट से इसे राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये घाटा और घाटा से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं। तो इस पे क्या होता है ना कि आपसे परिभाषा पूछता है, वो डेफिनेशन पूछता है, तो डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, इसका डाटा का एक एनालिसिस होगा कि वर्तमान में कौन कौन सा घाटा कितना है, वो महत्वपूर्ण होगा। तो खासकर परिभाषा वाला क्वेश्चंस पे बच्चों से थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए जानबूझ के मैंने बहुत स्लो करके एक ही चीज को 3-4 बार 5 बार कोशिश किया समझाने का, ताकि उसको आप समझ लीजिए, एक बार अच्छे से उसको घर पे रीडिंग कर लीजिएगा, और कल फिर अभी 5-10 मिनट हम पूछ लेंगे, कोई घाटा फिर से दोहराना होगा, दिक्कत होगी तो उसको फिर से बता देंगे। लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत अधिक आता है और हर तरह की परीक्षा में आता है, चाहे सिविल सेवा हो, चाहे IAS हो, PCS हो, चाहे आप लोग का वनडे हो। और इकोनॉमिक्स ऐसा टॉपिक है कि इसमें लड़के कम क्वेश्चंस कर पाते हैं, तो ये है कि मेहनत करके अगर कर लेंगे तो आप फिर बढ़त में रहेंगे। तो इसका थोड़ा सा मेहनत करना है। हाँ, निश्चित रूप से थोड़ा टिपिकल है समझने के अर्थ में, लेकिन यह है कि आप थोड़ा मेहनत कर देंगे तो कोई विशेष दिक्कत उसमें नहीं होगी। घाटा के बाद का जो चैप्टर होगा बजट के निर्माण की प्रक्रिया, बजट के प्रकार, तो अगला वाला जो लेक्चर होगा बहुत आसान होगा। कल हम लोग एक बार इसको रिवीजन करने के बाद उसकी स्पीड हम आपको बढ़ा के पढ़ा सकते हैं। यहाँ तक में थोड़ा सा कठिन था, इसीलिए उसको बहुत स्लो करके कई बार समझाने का प्रयास किया। कोशिश मैं करूंगा शाम को 7 बजे तक, 7 सवा 7 बजे तक मान लीजिए, मैं वीडियो भी आपका अपलोड कर दिया करूंगा, क्योंकि फिर दिन में क्लासेस बहुत रहती, तो 6:30 पौने 7 तक क्लास छूटेगी ना, और 7 सवा 7 तक उसको अपलोड भी कर दूंगा, जैसे किसी को फिर से उसको देखना हो तो देख ले। वैसे भी कल वाला वीडियो हम आपको डाल भी दिए थे, आप लोग को ग्रुप में भी डाल दिए थे कि किसी को दिक्कत हो तो उसमें से देख ले, ठीक है। तो कल हम लोग फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे। कल थोड़ा सा स्पीड हमारी इस क्लास में बढ़ जाएगी, क्योंकि कल का टॉपिक हमारा बहुत आसान होगा, उसमें ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं होगा। पूछिए। राउडी राठौर, एक ही तो नाम तुम लोग बन के रखे हो, कोई की संथानम है, कोई पता चला काका कालिलकर हो गया है। नाम तो अपना ठीक से, राउडी राठौर बन के क्या करोगे बताओ? नाम तो कम से कम सकारात्मक रखो, बन अक्षय कुमार बन रहे हैं। अपना नाम जो रखा गया वो खराब नाम लग रहा है आप लोगों को। जो नाम है वो खराब नाम है, पता चला के संथानम बन जाएंगे। नाम याद रखने के लिए तो नाम, अपना नाम में क्या आप लोग की खराबी लगती है? और बाकी मान लीजिए एक आध लोग को देखे, सबका आप लोग का ट्रेंडे अलग है। जिसको देखिए कोई के संथानम है, कोई हवा हवाई है, कोई पता चला वो चाइनीज में नाम लिख के रखा है। कई लड़कों को मैंने देखा ग्रुप में चाइनीज में नाम लिख के रखे हैं, पता नहीं क्या लिख के रखे हैं। तो कौन सा तुम, या तो कोई प्राइवेट ग्रुप हो तो प्राइवेसी अपना बनाओ, जब आप व्हाट्सएप में ग्रुप में शामिल हो तो सीधी सी बात है, सामूहिक है। बाकी फिर हम जैसे नाम रहता तुम लोग को पहचान जाते हैं ना कि हाँ अमनीश बोल रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं शाम को 7 बजे तक उसमें अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कल फिर हम लोग की मुलाकात होगी। थैंक यू।